हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जैसे आपने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने मौसम की भविष्य की जानकारियां भी बता चुका हूँ, और पिछले वीडियो में मैंने आपको लिक्विड प्रेशर और बर्नौलीज थ्योरम और बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन कल किया था। ओके, कल हमने विस्कोसिटी आपको बताया था, विस्कोसिटी का पार्ट था, और भी मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, लुब्रिकेंट वगैरह, और आपने आपको एक प्रीवियस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दिया था। तो पहले हम प्रीवियस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद बहुत से बेटा कमेंट बॉक्स में लोग बच्चे हमसे बोल रहे हैं कि सर ऑप्टिक्स करा दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा दीजिए, मैग्नेट करा दीजिए। बेटा इस तरीके से भड़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं खुद अपने अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो बस आपके लिए एग्जाम तक वेट करिए। मैं 100% आपको 90 से 99% कवर करा दूंगा, ये मैं बात कर रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खुद से डिस्कस करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप छोड़ सकते हैं, क्या आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं वो सब चीज डिस्कस कर रहा हूँ। ओके बेटा, तो बस कीप सपोर्ट, लाइक एंड शेयर करते रहिए, वीडियो को जरूर देखते रहिए, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। बस पेपर का मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको पेपर जरूर से जरूर क्लियर होगा। ओके बेटा, तो हम अब आते हैं अपने वीडियो में, और पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सबसे सही आंसर दिए थे, लेकिन ध्यान दीजिए जिनका आंसर सही नहीं है वो देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन पूछी गई है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। श्यानता गुणांक की विमा, श्यानता गुणांक की विमा पूछी। श्यानता विस्कोसिटी का अगर एक तरीके से फॉर्मूला देख लोगे आप, तो नीटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है। माइनस लगा होता है क्योंकि ये गति विरोधी बल है, अपोजिंग फोर्स है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। नीटा की डायमेंशन आपको निकालनी होती है, चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, और ये फॉर्मूला स्टोक्स लॉ होता है 6 पाई नीटा आर वी, यहां से भी निकाल सकते हो। अगर नीटा निकालोगे इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, नीटा निकालोगे एफ अपॉन आर वी, यहां से निकाल सकते हो। ये फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और आर हो गया एल, और वी हो गया एल टी माइनस वन। ओके बेटा, एल से एल कैंसिल हो गई तरीके से, तो ऊपर आया एम, एल माइनस वन ऊपर आएगा, टी माइनस वन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा सेकंड नंबर। ये बेटा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, बहुत बार ये पूछी जा चुकी है। ओके, तो इसको बहुत से इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इस तरीके के बहुत से इंपॉर्टेंट डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जरूर से जरूर सॉल्व करनी है। ओके, अब हम आते हैं आज के वीडियो को बनाते हैं। आज का वीडियो हमारा जो होगा बेटा, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जंप करते हैं और ऑप्टिक्स की तरफ चलते हैं। आज हम सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो ऑप्टिक्स से रिलेट कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे हम तैयार करें, किस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑप्टिक्स में पूछे जाते हैं, तो उनको हम मैक्सिमम आपके पास में लेके आते हैं आज। ओके, तो हम देखते हैं आज ऑप्टिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बेटा, हम आपको आज बताने जा रहे हैं जो वीडियो है, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स। तो बेटा हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को लेके आएंगे, उन क्वेश्चन के थ्रू ही हम अपना कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते रहेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं अभी तक जितने वीडियो आए हैं मैंने आपसे एक बात बताई है बेटा, कि मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते होते हैं मैं वो सब डिस्कस कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे के लिए क्वेश्चन उठाया, वैसे क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं। तो एक ही जगह एक ही कॉन्सेप्ट से अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चन नोट कर लें तो हम सारे क्वेश्चन एक बार में कर सकते हैं, हमें सब क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा कैसे हम आपको एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तैयार कराते हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चैनल्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें बार बार एक एक क्वेश्चन क्लिक करके आपको उसी पर डिस्कशन करते हैं, मोस्टली 10 क्वेश्चन हो पाते हैं, 1 घंटे का वीडियो हो जाता है। बेटा ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे ना और कायदे से क्वेश्चन काउंट करेंगे तो एक वीडियो में कम से कम 20-22 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगर 6 क्वेश्चन कराया और एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हुए, लगभग 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसा कि इसमें देखिएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन आपके सामने है, किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होगी। फॉर विच कलर फोकल लेंथ विल बी मैक्सिमम। फोकल लेंथ किसके लिए मैक्सिमम होगी, तो हो सकता है इसका आपको आंसर याद हो। आपको आंसर अगर याद है तो लाल के लिए होती है, फॉर विच कलर फोकल लेंथ विल बी मैक्सिमम। लेकिन ये आपको याद कैसे हो, आखिरकार ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे याद हो, जिनको याद था वो आपने नोट कर लिया, आपने कहा कि लाल के लिए मैक्सिमम होती है। अब हम कुछ ऐसी कोई ट्रिक याद करें जिससे कि हमको मैक्सिमम चीजें अपने आप क्लियर हो जाए।
मैक्सिमम चीजें अपने आप क्लियर हो जाए कि हाँ इसके लिए ये ज्यादा, इसके लिए ये ज्यादा, इसके लिए ये ज्यादा होता। तो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो अगर आपने एक जगह लिख ली तो आपको मैक्सिमम चीजें खुद से तैयार हो जाएंगी, ध्यान देना, ठीक। तो मैं उस ट्रिक को बताने के बाद में फिर आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर बता पाएंगे। तो इसको नोट किया, अब वो ट्रिक को नोट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वो ट्रिक लिखते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का पेपर में क्वेश्चन बनेगा। मैं बार बार क्वेश्चन का फॉर्म नहीं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन और ऑप्शन लिखूं। क्वेश्चन का फॉर्म इस तरीके रहता है, और अब जो ट्रिक बताएंगे उसमें आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो वो ट्रिक देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए बेटा, हमने आपको जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, वैसे अगर आपको 8 से 10 क्वेश्चन करने हो, वैसे 8 से 10 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके लिए क्या मैक्सिमम होता है, किस रंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। तो मैंने आपको एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देना है, और उससे आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, हमने आपके सामने एक लाइन बनाई हुई है, ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन बेटा हमने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि यही एक न्यूमेरिकल रिलेशन भी बनता है। अब मैं एक दो न्यूमेरिकल भी करा के दिखा दूंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर इस तरीके आपने याद कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको ये इस तरीके बनाया हुआ है कि v1/v2 बराबर λ1/λ2, ये एक रिलेशन होता है। कभी भी वेलोसिटी और लैम्डा का रिलेशन हो तो इस तरीके बन जाए। इसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ बनाया हुआ है, ये चीज मैंने यहाँ से ब्रेक किया हुआ है। अगर आपको याद करना है बेटा, तो आपको क्या याद करना है कि दो चीजें मैक्सिमम, ये दो चीजें किसके लिए मैक्सिमम है। देखो, अपवर्तनांक और विचलन कोण याद कर लो कि ये दो चीजें मैक्सिमम होती है। ध्यान देना बेटा, ये दो चीजें होती हैं बैगनी के लिए मैक्सिमम होती है। दीज टू प्रॉपर्टी मैक्सिमम फॉर, ये दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो बैगनी के लिए मैक्सिमम होती है। ओके बेटा, ध्यान दो। देखिए बेटा, ये दो चीजें अगर आपको, अपवर्तनांक और विचलन कोण, ये दो चीजें अगर आपको क्लियरली पता है तो आपको बहुत अच्छे याद रखना कि अगर आपको ये दो चीजें पूछा जाए, ये दोनों चीजें बैगनी के लिए मैक्सिमम होती है बेटा। दीज टू इज मैक्सिमम फॉर बैगनी, अधिकतम किसके लिए होगी, ये बैगनी के लिए मैक्सिमम होगी। ओके, दिस इज द मैक्सिमम फॉर वायलेट, वायलेट के लिए मैक्सिमम होगी, वायलेट के लिए। और मिनिमम अगर आ जाए, न्यूनतम किसकी होगी, तो ये दो चीजें जो होती हैं रेड के लिए मिनिमम होती है, रेड के लिए मिनिमम होती न्यूनतम। दिस इज द मिनिमम फॉर रेड, रेड के लिए न्यूनतम होती है। नोट कर लेना, ये दो चीजें रेड के लिए मिनिमम है और बैगनी के लिए मैक्सिमम है। और ये जितनी चीजें, इधर वाली जितनी चीजें, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो तरंग दैर्घ्य हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे क्रांतिक कोण हो, क्रिटिकल एंगल हो, ये दो चीजें, ये अगर देखा जाए ये मैक्सिमम होंगी। दीज आर द मैक्सिमम फॉर, ये जो है ये मैक्सिमम होंगी किसके लिए, दिस इज द मैक्सिमम फॉर रेड एंड मिनिमम फॉर वायलेट, वायलेट के लिए मिनिमम है। समझ में आई बात, बैगनी के लिए मिनिमम है और लाल के लिए अधिकतम है। ये लाल और बैगनी नोट करेंगे बेटा कि दो चीजें ऐसी है, ये जितनी चीजें यहां पे लिख दे रहा हूं, कितनी लाल के लिए अधिकतम होंगी, ये जितनी चीजें, ये चार चीजें लाल के लिए अधिकतम है और बैगनी के लिए न्यूनतम है, बैगनी के लिए न्यूनतम है। कौन कौन सी चीजें, ये जितनी चीजें ये है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फोकल लेंथ और क्रिटिकल एंगल। तो ये चार चीजों किसके लिए ज्यादा है, लाल के लिए अधिकतम, बैगनी के लिए न्यूनतम। और एक प्रॉपर्टी और बना लेंगे, अगर कभी भी आ जाए वर्ण विक्षेपण क्षमता भी अभी बताता हूँ, ω1 ω2 भी लिखा जाता है, ω1 और ω2 भी लिखा जाता है। तो ω1 और ω2 भी होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, वो भी अभी लिख दूंगा। तो ये इतनी चीजें जो है ये सब बैगनी के लिए मैक्सिमम है। नोट कर लेना, ओमेगा वर्ड बोल रहा हूँ, सभी लोग हिंदी मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों लोग नोट कर लेंगे। ओमेगा होता है डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता, लाल के लिए मैक्सिमम और बैगनी के लिए मिनिमम, वायलेट के लिए मिनिमम। ये पांच चीजें जो होती है रेड के लिए मैक्सिमम होती है और वायलेट के लिए मिनिमम होती है। और ये केवल ये दो चीजें, एक एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण और अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बैगनी के लिए मैक्सिमम है, बैगनी के लिए मैक्सिमम है और रेड के लिए मिनिमम है। तो आपको एक बात बस दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर मैक्सिमम, बैगनी का मैक्सिमम केवल दो चीजों के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विचलन कोण, बाकी जितनी चीजें वो सब रेड की मैक्सिमम होंगी। ओके बेटा, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम आपको कम से कम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है। साथ में अगर मैक्सिमम मिनिमम जोड़ लो तो 7 दूनी 14, एक बार में 14 क्वेश्चन डिस्कस हुए। 14 क्वेश्चन अलग अलग हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है कि 14 क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, एक साथ सीधे 14 क्वेश्चन तैयार हो रहा है बेटा। इस तरीके पढ़ोगे तब कम स्टडी में जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे और आप
पेपर पास कर पाएंगे। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोट करेंगे। एक आप सभी लोग आप जानते हो एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से जरूर आता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व किया, तो इसको आप जरूर से जरूर नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बड़ा जिस कॉन्सेप्ट को अभी हमने पढ़ाया वैसा एक क्वेश्चन पहले उससे डिस्कस किया था एग्जांपल ग्रुप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पहले वाला क्वेश्चन नहीं अच्छे से बता पाए थे, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस रंग का विचलन कोण अधिकतम होगा, फॉर विच कलर एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मैक्सिमम। विचलन कोण आया, बस आपको याद होना चाहिए विचलन कोण मतलब लेवर था। देवर किसमें दिखाया था हमने, दो आपको अभी पीछे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बैक करेंगे, आपको देखेंगे तो आपको एन और लैम्डा दिखाया था। हमने कहा था ये चीज आपकी मैक्सिमम होती है बैगनी के लिए, ओके, और मिनिमम होती है रेड के लिए। तो वायलेट इसका आंसर, आपको मैक्सिमम पूछा गया है, अधिकतम पूछा गया, आपका आंसर हुआ मैक्सिमम हुआ बैगनी, इसको टिक कर देंगे बैगनी। तो ऐसे जितने क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के आते हैं कलर वाइज, वो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, गारंटी है बेटा। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब हम आते हैं कुछ फिनोमेना पूछे आते हैं आपको घटना से रिलेटेड क्वेश्चन की, ये अलग किस घटना से है, ये अलग किस घटना से, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर अपना। देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का स्टार्टिंग है कि ये जो इफेक्ट के क्वेश्चन आते हैं घटना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये आप भी जानते हो, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो अच्छी बात है, फ्रेशर है तो बेटा जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वैसे पढ़ लो। आप अभी टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर देना, जब मेरा एयरफोर्स 2020 की तरफ वीडियो कम से पूरे हो जाए तो आप एक बार टेस्ट पेपर लगा के देखना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 15 क्वेश्चन आप हिट कर दोगे, गारंटी है आप पास होने लगोगे कम पढ़ के भी। और जो लोग फ्रेशर नहीं है, जो बिल्कुल तैयार थे प्रिपेयर थे एयरफोर्स के लिए, वो तो जानते ही है कि मैं जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ सारा पेपर में आने वाला ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसी में मैंने इस तरीके का क्वेश्चन भी एक तरीके कलेक्ट किए हुए एक जगह कि अब मैं जितने भी घटना से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि किस फेनोमेनन पर बेस्ड है, कौन सा एग्जांपल किस फेनोमेनन का है, कौन सी इवेंट किस पर डिपेंड है, क्या किस पे बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ऑप्टिक्स में। तो इसका कलेक्शन लेके आए, जैसे उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, रमन प्रभाव किस घटना से संबंधित है। आपके पास में 4 इवेंट है ऑप्टिक्स के, 4 फिनोमेना है, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नेक्स्ट फिनोमेना है TIR क्रांतिक परावर्तन, उसका नेक्स्ट फिनोमेना है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका अगला फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। अब बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, मैं अगला जो वीडियो स्टार्ट करूंगा ये सब कुछ वो सब इसी तरीके करूंगा कि जो ऑप्शन लिखे हैं यही मेरे फिनोमेना में होंगे और इसकी सारी घटनाएं मैं एक साथ दिखा दूंगा, तो आपको रिलेट याद रहेगा। मतलब 4 इसकी 4 इसकी 4 इसकी 4 इसकी 4 चौको 16, कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन अगले 2-3 मिनट में आपको तैयार हो जाएंगे। तो पहले एक एग्जांपल ये उठाता हूँ कि रमन प्रभाव किस पर बेस्ड है, ऐसे आप नहीं जान पा रहे हो या फिर आपको रटा होगा तो आप टिक कर दोगे। तो हम उसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे कि सारे फिनोमिनन को डिस्कस करेंगे। तो अगले ये सारे फिनोमिनन होंगे, इनको डिस्कशन और इसके सारे एग्जांपल अगर एक जगह लिखे होंगे कभी आप गलत नहीं करोगे, गारंटी है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी नहीं होगा। तो हम आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका आंसर तो हम आपको याद करा देना, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आंसर होता है। जिसको याद था अच्छी बात है, इसका ये आंसर होगा, बाकी नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूं कि ये तो एक है, एक ही एग्जाम्पल स्कैटरिंग का तो नहीं होगा, स्कैटरिंग के कम से कम, बेटा ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग जो होती है स्कैटरिंग के कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल होते हैं। तो हम स्कैटरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, स्कैटरिंग डिस्कशन के बाद स्कैटरिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को नहीं याद करते, हम कॉन्सेप्ट्स को याद करते हैं, जिससे एक क्वेश्चन में कम से कम एक कॉन्सेप्ट में 6 से 7 क्वेश्चन तैयार हों। तो बस उसी पे हम आते हैं और स्कैटरिंग को देखते हैं। ओके, तो देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले अगर स्कैटरिंग को अच्छे से समझना है तो हम स्कैटरिंग समझा दे रहे हैं। स्कैटरिंग माने, स्कैटरिंग वर्ड का मतलब होता है, या प्रकीर्णन वर्ड का मतलब होता है बिखरना, बिखरना या फैलना। स्कैटर्ड कहते हैं ना, स्कैटर्ड हो गया, टकरा के फैलना, और कोई चीज कहीं टकराती है तो स्कैटर्ड हो जाती है। सपोज अगर हमने आपसे कहा कि ये पहले से कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अब इससे लाइट निकली तो लाइट के भी कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो 2 गुट है, 2 ग्रुप है। आप लोग अपने ग्रुप वाइज वो जानते होंगे, इंटर में आपने लड़ाई भी किया होगा या स्कूल लेवल में आपके 2 ग्रुप हो गए, इस ग्रुप और इस ग्रुप में लड़ाई हो गई। तो जब लड़ाई हुई तो 4-5 लोगों के ग्रुप में लड़ाई हुई, जैसे रामायण चली, राम जी और रावण लड़ाई हुई, स्कैटर्ड हुई, एक दूसरे मिल के गिर के वही फैल गया। दिखाते युद्ध में जैसे मैदान में सब फैले हुए हैं,
तो फैलना। तो जब दो चीजों का टकराव होता है, टकरा करके वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ये होती है स्कैटरिंग। तो पहली बात तो इसके पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट होंगे, यहां से टकराएंगे, अब ये फैल जाएंगे। अब एक बात अच्छा बताओ कि जब फैल कौन पाएगा? अच्छा कहीं पे आपको पता चला कोई आपको मारने के लिए खड़ा है, सब गलियों में लोग खड़े हैं, अब आपको निकलना है, तो आप क्या कहोगे कि हमको क्या करना, बहुत तेज निकलना है। अगर आप चाहते हो आप माध्यम में फैले ना, आप चाहते हो उस मीडियम पे आप स्कैटर्ड ना हो, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे हमको बहुत तेज इस मीडियम को पार करना। आप चाहते हो इस मीडियम में आप स्कैटर्ड ना हो, इस मीडियम को अगर बहुत तेज पार कर जाओ तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। जो तेज निकल जाएगा वो 1-2 घंटा आप खाएगा, लेकिन जो धीरे हुआ उसको पता चला पूरा मीडियम ने पकड़ लिया, मार मार के बिछा दिया, उसी मीडियम में वो फैल गया। तो जो तेज निकल जाएगा, जो तेज निकल जाता है मीडियम से, बहुत तेज मूव कर जाता है, उसकी स्कैटरिंग कम। और जो धीमे चलता है उसको लोग पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं तो उसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम हो जाती है। ओके, उसकी स्कैटरिंग क्या हो जाती है, मैक्सिमम। उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है बेटा, ठीक है। तो बस यही समझना है चाल। अब आपको मैंने पहला पॉइंट क्लियर किया कि प्रकीर्णन भी आपको देखना कि अगर चाल कम हुई, चाल कम प्रकीर्णन ज्यादा, इसको नोट कर लो। चाल कम प्रकीर्णन ज्यादा, चाल ज्यादा प्रकीर्णन कम, मतलब एक तरीके से हम लिख दे रहे हैं वेलोसिटी लेस हाई स्कैटरिंग। अगर वेलोसिटी लेस है, और देखो इसका मैंने स्टार्टिंग पहले कर दिया कि वेलोसिटी किसकी लेस होती है, ये सब पहले वाले इसके जस्ट पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था मैंने। अभी क्वेश्चन आएगा कि वो मैं इसी से पूछूंगा। तो वेलोसिटी लेस होगी तो हाई स्कैटरिंग होगी, हाई स्कैटरिंग। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, बैगनी, एग्जाम्पल बैगनी, वेलोसिटी कम प्रकीर्णन ज्यादा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, चाल ज्यादा प्रकीर्णन कम, चाल ज्यादा प्रकीर्णन कम, ये ध्यान देना, स्कैटरिंग कम होगी। वेलोसिटी हाई, वेलोसिटी हाई लेस स्कैटर्ड, लेस स्कैटरिंग। ओके, एग्जाम्पल रेड। और ध्यान देना, एक बात बता देना कि जो चीज लाल, जो चीज, एक बात आपको मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर करते चल रहा हूं कि एक तरीके से दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। चाल ज्यादा प्रकीर्णन कम, एग्जाम्पल रेड। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसका प्रकीर्णन ज्यादा, अगर कंडीशन वाइज आ जाए कि विच कलर है हायर स्कैटरिंग, हाईएस्ट स्कैटरिंग किसकी होगी, तो जिसकी चाल सबसे कम, तो हाईएस्ट स्कैटरिंग होगी बैगनी की, और लीस्ट स्कैटरिंग होगी रेड की। अब एक बात आपको और तीसरा पॉइंट याद करा रहा हूं कि अगर प्रकीर्णन कम है, अगर कोई चीज रास्ते में नहीं बिख रही है तो घर तक पहुंच जाएगी। अगर पॉलीथीन में लेके जा रहे हो शक्कर और छेद हो जाए और थोड़ी थोड़ी बिखरने लगे, अगर थोड़ी थोड़ी बिखर रही, बहुत कम कम बिखर रही तो घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन बड़ा छेद है, ज्यादा बिखरने लगी, ज्यादा बिखरी तो घर तक कम ले जा पाओगे। तो घर तक ज्यादा इंटेंसिटी में वो पहुंच पाएगा जिसका प्रकीर्णन कम होगा। जैसे कोई चीज हमें दूर से कलर आ रहा है, वो हमारी आंखों तक आ पा रहा है तो इसका मतलब स्कैटरिंग कम, और हमारी आंखों तक नहीं आ पा रहा है या ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। तो जो हमारी आंखों में बहुत तेज आता है उसकी स्कैटरिंग कम, जो हमारी आंखों को कम इफेक्ट कर पाता है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। तो हमको दूर से कौन सा रंग दिखता है बताइए, दूर से हमको कौन सा रंग दिख पाएगा, दूर से हमें वो रंग दिख पाएगा जिसकी स्कैटरिंग कम होगी। हमें दूर से या बहुत अच्छी इंटेंसिटी का कौन सा कलर दिख पाएगा जिसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि दूर से दिखेगा, जो दूर से दिखेगा वो होगा कम प्रकीर्णन का, कम प्रकीर्णन का। ध्यान दीजिए, जो दूर से दिखेगा वो कम प्रकीर्णन का होगा। एग्जाम्पल रेड, एग्जाम्पल रेड। जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आया, जैसे एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं खतरे का निशान, इसीलिए एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं इतने पार्ट से, इतने पार्ट से 2-3 एग्जाम्पल याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसीलिए खतरे का निशान, बस ये ध्यान दीजिए, ये कोई रीजन है कि दूर से दिखेगा। तो अगर क्वेश्चन ये फिनोमिना आ जाए, हम आपको भी बताएंगे। अगर ये हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी होते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल एंड द क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन आए खतरे का निशान लाल बनाया जाता है क्यों, खतरे का निशान लाल बनाया जाता है क्यों, खतरे का निशान लाल बनाया जाता है क्यों। साइन ऑफ डेंजर इज रेड, वाई, साइन ऑफ डेंजर इज रेड, वाई, साइन ऑफ डेंजर इज रेड, वाई। तो देखो खतरे का निशान दूर से दिखना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर होगा तो सही हो जाएगा। दूर से दिखना चाहिए तो आप क्या लिखोगे, रेड, रेड वाला एग्जांपल। ऑप्शन में अगर ये लिखा है कि लाल रंग की चाल ज्यादा होती है प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए तो आंसर सही है।
या आ जाए कि क्यों होता है, तो इसीलिए लिखोगे क्योंकि उसकी लाल रंग की चाल ज्यादा होती है, प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है। तो आंसर इसका होगा लेस स्कैटरिंग, कम प्रकीर्णन के कारण। ये हो गया, ये टिक कर सकते हो। या फिर आ जाता है खतरे के साथ लाल बनाया जाता है, किस पर आधारित है, किस कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकीर्णन। तो खतरे के साथ लाल बनाया जाता है, किस पे बेस्ड है, स्कैटरिंग पर बेस्ड है। ओके ओके बेटा, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन आता है, खतरे के साथ लाल बनाया जाता है, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके क्वेश्चन और होता है बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का लाल दिखना, लाल दिखना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना किस पे बेस्ड है, सन अपीयर्स रेड। इसका एग्जांपल, इसका आंसर यही है, सन अपीयर्स रेड। बस मैं एग्जाम क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर यही ऑप्शन में होंगे, यही टिक करने। सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग डॉन, डॉन माने सूर्योदय, एंड सनसेट, वाई। तो बस इसका सेम आंसर होगा, सेम रीजन होगा, सेम रीजन सेम, की घटना प्रकीर्णन पे बेस्ड है। प्रकीर्णन क्यों है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम, चाल ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है। ओके, तो ये इतना पार्ट है, अभी खत्म नहीं है, इसमें कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूंगा। एक जगह लिखा होगा, कभी गलती नहीं होगी, तो इतना आप नोट करिए। फिर हम इसके और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसको नोट करना है आपको। पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको अच्छे से नोट करिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके सामने लिखा है, पृथ्वी से देखने पे आसमान का रंग नीला। पृथ्वी से देखने पे, ध्यान देना, आसमान का रंग नीला पृथ्वी से देखने पे, लेकिन अंतरिक्ष, जब आप पृथ्वी के बाद स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस में चले गए, स्पेस अंतरिक्ष से काला दिखेगा। स्काई अपीयर्स ब्लू, ब्लू दिख रहा है लेकिन अर्थ से, बट ब्लैक दिखेगा, एंड ब्लैक फ्रॉम स्काई। स्काई से देखने, सॉरी फ्रॉम स्पेस, स्पेस से देखने पर, फ्रॉम स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक, बट फ्रॉम अर्थ इट अपीयर्स ब्लू। अर्थ से ब्लू दिख रहा है और स्पेस से ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, व्हाट इज द रीजन। या ऑप्शन, देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम ऑप्शन लिखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए वही ऑप्शन, वही आपके लिखे हुए हैं, स्कैटरिंग, इंग्लिश में लोग नोट कर लेंगे, बोल रहा हूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लिखते स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन इसी तरीके से आते हैं, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, इस तरीके का ऑप्शन है, तो आंसर क्या टिक होगा। देखो जब कलर वाइज आता है, ये एक्चुअल में क्या हुआ, तो इसका आंसर भी प्रकाश का प्रकीर्णन है, नोट करेंगे। देखिए ऐसा क्यों होता है। ये हो गया आपका स्काई, ये हो गया स्काई, आसमान, और यहां पे हो गया वायुमंडल, वायुमंडल हो गया, वायु के कण हो गए। अब आप क्या करोगे, जब पृथ्वी से देखोगे तो ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की लेयर से क्या होगा कि जब लाइट जाएगी तो लाइट का जो ब्लू वाला पार्ट है वो यही रोक लिया जाएगा। क्यों रोक लिया, हमने आपसे कहा था रोका हो जाता है जिसकी चाल कम, और हमने इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट आपको यही पढ़ाया था कि चाल किसकी ज्यादा हो, हमने तो आपको ये सब समझ में ना आता, इसलिए पहला जो क्वेश्चन कराया था इस ऑप्टिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट यही था। अब होता क्या है कि आप प्रकीर्णन पहले पढ़ लेते हो, पता चला ये सब चाल कम ज्यादा, ये सब अलग पूरे ऑप्टिक्स में बिखरे हुए, तो इनको डिस्कस करना पड़ता है। मैंने पहले उसको डिस्कस किया, फिर इस तरीके से, तो इस तरीके स्टडी करने से बहुत बेनिफिट है। तो हमें पता है कि ब्लू की चाल कम होती है, ठीक है, ब्लू की चाल बैगनी ब्लू लगभग सेम होता है, उसकी चाल कम है। अब इसको रोक लिया गया, इसको रोक लिया गया तो ये मीडियम में पूरा फैल गया। अब यहां से देखोगे तो पहले ये नीला कलर दिखेगा ना, जो इसमें फैल चुका है, क्योंकि पूरा विबग्योर होता है, विबग्योर। ओके, इस विबग्योर के थ्रू अगर आप देखोगे तो ये सबसे मिनिमम होती है चाल मिनिमम, और रेड मैक्सिमम, रेड निकल गया, वायलेट रोक लिया, ये नीला दिख रहा है। लेकिन जब आप स्पेस में आ जाओगे, स्पेस में ऐसे कोई वायुमंडल है नहीं, ऐसा कुछ रुकना है नहीं, जब कोई कलर रुकेगा नहीं, कोई कलर दिख नहीं रहा तो ब्लैक दिखेगा। एक बात ध्यान रखना, ये भी मैं अब अगला क्वेश्चन में इसी तरीके डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमारी आंखों पे कोई चीज ब्लू दिख रही है कि ब्लैक दिख रही है, अगर ये देखना है मतलब हमें कोई चीज किस रंग की दिखेगी, ये कॉन्सेप्ट ही अगला होगा, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो ये हमको जब कोई रंग का रिफ्लेक्शन नहीं आता तो ब्लैक, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है तो ब्लैक दिखेगा, लेकिन यहाँ से मैं ब्लू कलर यहाँ रोक लिया गया है, ब्लू कलर की छटा दिखेगी, ब्लू कलर का अपीयरेंस दिखेगा, स्काई अपीयर्स ब्लू। पृथ्वी से देखने पे नीला और इसके से देखने ब्लैक, इसका किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे, इसको भी आपने क्लियर किया। तो टोटल क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन प्रकीर्णन पे बेस्ड हो सकते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो भी बहुत जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
देखिए बेटा, हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में आपको प्रकाश के पेरिडियन से रिलेट भी कर जाएगा और इसका एक अपने आप में भी एक कॉन्सेप्ट है। इसको मैं इस तरीके से नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम बात करेंगे। नेचर ऑफ लाइट को हम पूरी तरीके से डिस्कस कर देंगे। इसका कोई भी क्वेश्चन आपका अगर बनता है क्लियर कर लोगे, लेकिन इसको क्वेश्चन को पहले इसको समझते हैं और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा करके हम आपको इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकाश की किस प्रकृति, कण प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दो, प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करता है। विच ऑफ दीज प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर को इनमें से कौन प्रूव कर रहा है? कौन सा ऐसा फिनोमेनन है जो पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है? तो हम क्या करते हैं, ये पहला ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। इनमें से कौन जो है जो इसके पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहा है? तो बेटा आंसर होगा प्रकीर्णन। अभी मैंने डिस्कस किया था। स्कैटरिंग अभी हमने डिस्कस किया ना कि पार्टिकल पहले से प्रेजेंट है। अब मानो ये मीडियम के पार्टिकल है और मीडियम के पार्टिकल और लाइट के पार्टिकल में टकराव हुआ था, तभी तो बिखरा हुआ था। दो मैन लगे थे, दो पार्टिकल लड़े थे, तभी तो स्कैटर्ड हुए थे। अगर स्कैटरिंग करना है, बिखराव करना है, तो पार्टिकल और पार्टिकल का ही बिखराव हो सकता है। तो पार्टिकल्स जब तक नहीं होंगे तब तक स्कैटरिंग नहीं हो सकती है। स्कैटरिंग वही होती है जहां पे पार्टिकल नेचर होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। पार्टिकल नेचर ही आपका जहां जहां स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट पार्टिकल नेचर को प्रूव करेगा। तो इसका आंसर हो गया पार्टिकल नेचर। ओके बेटा, तो अब आप ये कह सकते हो सर हम कैसे जानेंगे कि वेव नेचर कैसे शो करता है? तो इसीलिए मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया है। उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेट करा दे रहा हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको स्कैटरिंग का क्वेश्चन शुरू में दिया, चाहते तो केवल उससे आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन देख लेते, लेकिन हमने उसको इसलिए क्लियर किया कि आपको स्कैटरिंग क्लियर हो। तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपने क्लियर किया, लेकिन उस एक के बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें कम से कम अगर आप देखोगे तो 6 से 7 एग्जाम्पल हो गए और 2-3 रीजन हो गए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। कम से कम एक कॉन्सेप्ट में 10 क्वेश्चन हो गए बेटा। तो प्रकाश के पेरिडियन के 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन, और कम मानोगे आप तो 6 to 7 क्वेश्चन क्लियर। इसी तरीके मैंने विच कलर है, मैक्सिमम वेलोसिटी, लीस्ट वेलोसिटी, ये सब क्वेश्चन जो पहला कॉन्सेप्ट था आज का, उस पहले कॉन्सेप्ट में कम से कम मैंने आपसे कहा था 7 वेलोसिटी, वेवलेंथ, फोकल लेंथ, ये सब डिस्कस किया। तो कम से कम 7 क्वेश्चन उसमें। अगर आप कैसेस देखोगे तो अभी तक आपने 15 क्वेश्चन कम से कम क्लियर किए हैं। कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट से 15 क्वेश्चन जो कभी गलत नहीं होंगे। इसी तरीके हम आते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ टॉप 20 कॉन्सेप्ट। एक यूनिट में टॉप 20 कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन के 5, एक कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चन जो आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं, 100 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। लेकिन हमें 100 पढ़ने नहीं पड़ता, हमें पढ़ना पड़ता है केवल 20 कॉन्सेप्ट। 20 क्वेश्चन पढ़ के 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एक क्वेश्चन पढ़ के 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बस इस तरीके के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। एक एक क्वेश्चन बेटा अगर आप पढ़ोगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट से 5 से 6 क्वेश्चन जब तक क्लियर ना हो, वो इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है आपके लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे वीडियोस दूर रख के ऐसी जगह से पढ़िए जहां आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम आते हैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट करके क्वेश्चन को आपको साथ में देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेटा, पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा कि प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। ओके, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, वेव नेचर को कौन फॉलो करता है। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट आपको लेके आए कि इस कॉन्सेप्ट में एक जगह आपका सारे क्वेश्चन के मटेरियल लिख जाएगा। रॉ मटेरियल बोलते हैं इसको, कि क्वेश्चन का रॉ मटेरियल है, एक जगह लिखा हुआ है। अब इससे बिल्डिंग तैयार हो सकती है आपकी। ओके, कोई भी क्वेश्चन आ जाए रॉ मटेरियल से उठाइए, आप कॉन्सेप्ट से उठाइए और आंसर को दीजिए। तो पहले रॉ मटेरियल तैयार कर लो कि एक जगह लिखा हुआ है, क्या आपको नेचर ऑफ पार्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह कि एक तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश में डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर होता है, ध्यान दो, दैत्य प्रकृति का होता है प्रकाश। दैत्य प्रकृति का मतलब होता है कि डुअल, दोनों नेचर होते हैं। कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। प्रकाश में दोनों प्रकृति होती है, लेकिन कब वो कण प्रकृति, कब वो तरंग प्रकृति है, कौन सा फिनोमेना, कौन सी एग्जाम्पल उसका पार्टिकल नेचर का है और कौन सा एग्जाम्पल वेव नेचर का है। तो सबसे बड़ा पार्टिकल नेचर मतलब जहां बिखराव होगा। अगर बिखराव होगा तो स्कैटरिंग वाला पार्ट जो होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन वाला जो पार्ट है, ओके, जो प्रकीर्णन होता है वो कण प्रकृति की पुष्टि करता है। सेकंड एग्जांपल देखो, अभी इसी से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि रमन प्रभाव किस पे संबंधित है, रमन प्रभाव प्रकीर्णन पे आधारित है। तो रमन प्रभाव भी अगर आ जाए, रमन प्रभाव किस प्रकृति की पुष्टि करता है, रमन प्रभाव मतलब स्कैटरिंग और स्कैटरिंग मतलब पार्टिकल नेचर। तो रमन इफेक्ट भी जो है, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट,
रमान इफेक्ट आपका हो गया स्कैटरिंग पे बेस्ड। ये सब बेटा रॉ मटेरियल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं है केवल रॉ मटेरियल के थ्रू कितने क्वेश्चन बनना है। रमान इफेक्ट भी आपका कर्व प्रकृति से रिलेटेड हो गया। इसके बाद एक और फिनोमिनन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है, वो भी इसी पे बेस्ड होता है, वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कर्व प्रकृति की पुष्टि करता है। एक और प्रभाव होता है जिसको क्रॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं, क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन इफेक्ट। ये इतने इफेक्ट है बेटा, ध्यान दो। अब आपको बात ना, जो जैसे कोई भी मटेरियल का नाम दिया जाता है इसी रिलेटेड, आपने देखो क्रॉम्पटन लाइट आती है, सीएफएल का नाम होता है क्रॉम्पटन लाइट, क्रॉम्पटन करके आपने सुना होगा। तो क्रॉम्पटन एक लाइट का ही फिनोमेनन था, उसी पे बेस्ड सीएफएल का नाम भी है। तो क्रॉम्पटन जो होता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट भी लाइट है, लेकिन लाइट में पार्टिकल नेचर को प्रेफर करेगा। तो इतना हो गया पार्टिकल नेचर। ओके बेटा, जब ये पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, पार्टिकल नेचर के लिए प्रेफरमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं वेव नेचर। कौन सी है पार्टिकल जो वेव नेचर को फॉलो करते हैं? तो वेव नेचर के लिए देखिए, तरंग प्रकृति को कौन फॉलो कर रहा है? पहला फिनोमिनन। पहले जितने वेव नेचर के लिए हैं, जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे परावर्तन, रिफ्लेक्शन भी आपका हो गया, रिफ्लेक्शन, परावर्तन आपका तरंग प्रकृति हो गया। सेकंड अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी। तीसरा देखिए, तीसरा आपसे हो गया परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और उसके बाद आता है व्यतिकरण। अगर व्यतिकरण लिखा हो, इंटरफेरेंस की घटना भी वेव नेचर है। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस की घटना भी, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना भी जो होती है वो वेव नेचर होती है। फिर आता है आपका विवर्तन, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वेव नेचर को ही शो कर रही है, डिफ्रैक्शन। विवर्तन भी तरंग प्रकृति की पुष्टि कर रहा है। पांचवा देखिए, अब पांचवे में आपको एक बात और ध्यान देनी है, पांचवा जो होता है वो आपको होता है ध्रुवण। ध्रुवण जो होता है, पोलराइजेशन जो होता है, वो भी इसके तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ध्रुवण, इतनी घटनाएं, ये सब नेचर, ये सब चीजें हैं जो तरंग प्रकृति की पुष्टि कर रही हैं। इफेक्ट में केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट ही बताएगा। अब जैसे पूर्णांतिक परावर्तन हो जाए, उसमें परावर्तन वर्ड है, जब परावर्तन वर्ड आया है, TIR आया है, तो इसका मतलब कि वो वेव नेचर को फॉलो करेगा। तो कॉन्सेप्ट एक है, ये रॉ मटेरियल है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक है, क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये हो गया, 5 3 ये, कम 8 से 9 फिनोमिनन लिखे हुए हैं। इसमें घूम घूम के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको एक जगह लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने अलग अलग पढ़ा हुआ है तो रिमाइंडर बहुत दिक्कत हो जाती है, याद करने में दिक्कत हो जाती है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का एक जैसे क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को अगर एक जगह लिखा हुआ है तो बेटा पेपर देने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बस ध्यान रखिएगा। तो इसको बहुत एक जगह नोट करिए और अच्छे से याद करिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन अभी हम और क्लियर करते हैं। फिर डुअल नेचर की खोज किसने की थी? अगर कभी आ जाए दैत्य प्रकृति के खोजकर्ता, एक क्वेश्चन यहाँ से और बढ़ा लेना, दैत्य प्रकृति के खोजकर्ता कौन थे? डुअल नेचर के खोजकर्ता कौन थे? तो लिखने डी ब्रोगली जो थे वो डुअल नेचर के खोजकर्ता डी ब्रोगली थे। एक क्वेश्चन को यहां से बढ़ा लेना कि डुअल नेचर की खोजकर्ता कौन थे? तो डी ब्रोगली, फादर ऑफ डुअल नेचर की खोजकर्ता डी ब्रोगली थे। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट करते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अभी मैंने आपसे कहा नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है, प्रकाश की प्रकृति से रिलेटेड स्टार्ट किया है। तो नेचर ऑफ लाइट को अगर हम अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं तो एक अगला क्वेश्चन भी और आता है, जैसे अभी हमने क्लासीफाई किया पार्टिकल और वेव में। अब वेव में ही दो तरीके का नेचर हो गया कि वेव में ही उसके नेचर को कंपैरिजन करने लगे। पहले तो पार्टिकल और वेव में कंपेयर किया कि कौन से पार्टिकल नेचर के फिनोमेनन, कौन से वेव नेचर के। अब उसमें से ही वेव पार्टिकल भी आ गया कि वेव में ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा। ओके, तो ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा ये पता करना है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये आंसर हुआ ट्रांसवर्स। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लड़के कंफ्यूज बहुत होते हैं, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन के रूप में उठाया है। और इसमें अगर मैं लिखा दूं तो उससे रिलेटेड उतने पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करने होंगे। ओके, तो सबसे बड़ी बात, प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। अगर प्रकाश, यहाँ पे हम पार्टी की बातें नहीं कर रहे, सीधे प्रकाश तरंग बोला है। प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकाश को एक तरंग यहाँ तो बता दी है, लेकिन उस तरंग की प्रकृति क्या है? एक अनुप्रस्थ प्रकृति है, उदाहरण है। तो आंसर हुआ ट्रांसवर्स। अब इसके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो बस इसी को हम आपको उठाने जा रहे हैं कि कैसे इसको पता करना है।
तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसका रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। इसमें एक ही जगह पे 6 क्वेश्चन लिखते हैं, इससे रिलेटेड इसके आसपास कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके बेटा, तो प्रकाश तरंग के कुछ पॉइंट हम लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रकाश तरंग के पॉइंट को हमने नोट कर लिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, हमने इसको कॉन्सेप्ट नंबर 5 बनाया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट वेव की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए नोट किया। क्योंकि जैसा पिछला क्वेश्चन आया था कि प्रकाश तरंग किस प्रकृति की होती है, तो वैसे प्रकाश तरंग से रिलेटेड बहुत से पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक रॉ मटेरियल तैयार करके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन प्रकाश तरंग के बारे में लिखवा देने हैं, जिससे कि पिछला क्वेश्चन बना है वैसे और भी क्वेश्चन बने तो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होगा कि प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान देना, अभी आप कहोगे हमने तो कुछ और लिखवाया था, लेकिन वो अलग चीज है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ध्यान दो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा जो होती है ना, अगर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो मीडियम में, इन मीडियम, जब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माध्यम में आती है, माध्यम में, तो माध्यम में पता वो क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब मीडियम में आती है तो मीडियम में बिहेव करती है। अगर उसको दो चीज लेनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब मीडियम में आएगी तो उसको दो चीज, जैसे हमने से कहा कि आप दो में कुछ भी प्रभाव करो, चाहे ट्रांसवर्स करो चाहे लॉन्गिट्यूडनल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कभी भी मीडियम में आएगी। ये वेव का भी क्वेश्चन है, साउंड में भी क्लियर होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मीडियम में आई तो फिर वो ट्रांसवर्स बनेगी कि लॉन्गिट्यूडनल, ये याद रखिएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में आती है तो बिहेव करती है। और एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन होगी, जो मीडियम और विदाउट मीडियम दोनों चल ले। तो लाइट क्या करती है, स्पेस में भी चल लेती है और यहाँ अर्थ में भी चल लेती है, मीडियम में भी चल लेती है, विदाउट मीडियम भी चल लेती है, इसलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा गया है। अब जब वो मीडियम में आई, जैसे लाइट स्पेस से तो आई थी, लेकिन जब अर्थ में एंटर करी तो मीडियम में चलने पर दो चीज होती है कि मीडियम में जब आएगी तो वो ट्रांसवर्स बनेगी कि लॉन्गिट्यूडनल बनेगी। अब वो देखने के लिए हमने बात की कि जैसे मीडियम में आती है तो वो ट्रांसवर्स वेव बनती है, ट्रांसवर्स वेव। इसीलिए यही पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका था कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होगी, तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाती है ट्रांसवर्स अगर मीडियम में बात की जाए। अब तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये खोजकर्ता कौन थे इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो था ही, और उसके बाद ये पूछा गया कि इसकी प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की खोज किसने की। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की खोज, प्रकाश के अनुप्रस्थ, इसको नोट करेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की खोज किसने की, फादर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, फादर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की खोज किसने की थी, तो याद रखना फ्रेजनल एंड यंग, ये साइंटिस्ट थे, फ्रेजनल एंड यंग। ओके, फ्रेजनल एंड यंग ने इसकी खोज की थी, ट्रांसवर्स नेचर की खोज जो की थी फ्रेजनल एंड यंग। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट जो आता है, चौथा क्वेश्चन जो बनता है कि किस घटना के द्वारा, अब साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट कौन थे, फ्रेजनल एंड यंग, इसके आंसर हो गया फ्रेजनल एंड यंग ने किया था। इसको नोट जरूर करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन का रॉ मटेरियल है, बस वही क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं। तो अगर ये आपको अच्छे से नोट कर लिया, कभी गलत नहीं होगा। अब बताइए, जैसे साइंटिस्ट आ गए, किस साइंटिस्ट ने बताया कि प्रकाश ट्रांसफर से, ये क्लियर हो गया। उसी तरीके ये भी आ सकता है कि कौन सा फिनोमेनन है, जैसे अभी तक मैंने क्वेश्चन पहले दिया था कि निम्न में से कौन सा फिनोमेनन है। ऐसे 4 एग्जाम्पल होंगे, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ऐसे करके होगा कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये 4 है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। इन 4 में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बताती है। तो आंसर नोट करेंगे कि किस घटना के द्वारा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है या प्रूफ होती है। Which phenomenon proves that light is transverse wave? Okay, light is transverse wave। ये अगर देखा किस घटना के द्वारा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका आंसर अगर देखा जाए कि किस घटना के द्वारा ये जुड़ रही है, तो इसका आंसर होगा ध्रुवण के द्वारा। ध्यान दो,
ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो अनुप्रस्थ और अंधार में अंतर बताती है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एक ऐसा है जो अनुप्रस्थ और अंधार में अंतर बताता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, तो इतना जरूर से जरूर नोट करेंगे। ये चौथा पॉइंट था, इनको इरेज करके पांचवा पॉइंट और लिखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा। इस वीडियो को पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नोट करिएगा। और एक बात मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक जगह अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट, आपके नोट्स तैयार हो रहे तो नोट्स जरूर तैयार करिएगा। एक जगह इनको नोट करिएगा, आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 20 से 25 मिनट में आप पूरी फिजिक्स रिवाइज करके पेपर देने जा सकते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप इतनी मोटी मोटी बुकें उठाएंगे, आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से निकल के नहीं आ पाएंगे। इस वीडियो सीरीज के जो नोट्स तैयार करोगे आप टॉप 20 करके, हर टॉपिक के टॉप 20 नोट करते हुए जितने वीडियो से मैं क्वेश्चंस कराते चल रहा हूँ, डेफिनेटली आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप एक तरीके से 20 नंबर्स हिट भी कर सकते हो। तो सब तरीके से आपको नोट्स जरूर बनाते चलना है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, इसको बहुत वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजीली वे में इसके नोट जरूर बनाइए। 10 मिनट लगेगा बेटा, बहुत अच्छे नोट्स तैयार होंगे, तो इसको नोट्स करिए जल्दी। ठीक है बेटा, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हाइगेन्स के अनुसार, ये लिख के आ जाए, हाइगेन्स के अनुसार, इसमें को लोग बहुत गलत कर देते हैं। हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होगी, हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होगी, ये ध्यान देना। कुछ ऑप्शन आ जाते हैं भाई, ट्रांसवर्स, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिमन अंधेर, और थर्ड होता है बोथ, चौथा होता है नन ऑफ दीज। तो अगर ये आ जाए कि हाइगेन्स के अनुसार कौन सी प्रकृति होगी, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे। तो बहुत से लोग ये पढ़ के जाते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की होती है, ये उनको याद होता है, तो वो टिक कर देते हैं अनुप्रस्थ तरंग पर। ये गलत हो जाएगा अगर ये किया तो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ हाइगेन्स के अनुसार। तो हाइगेन्स के अनुसार पूछेगा तो हाइगेन्स ने बताया था, हाइगेन्स जब दैट लाइट इज अ अंधेर, अंधेर तरंग बताई थी, इसीलिए तो गलत हो गए थे। इन्होंने यही पार्ट जो बताया था अंधेर तरंग कि लॉन्गिट्यूडनल होती, इसीलिए इनकी ये जो फेनोमेनन थी वो गलत हो गई थी, घटना को गलत बताया था इन्होंने, ये गलत बताया। हाइगेन्स के अनुसार आंसर आए, तो हाइगेन्स के अनुसार जो प्रकाश होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, लेकिन एक्चुअल जो सही बात थी वो ट्रांसवर्स थी। लेकिन यहाँ पे ये लगा हुआ है कि अगर केवल ये हटा दें, अगर इसको आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये भूल जाइए। अब लिखा है प्रकाश, हाइगेन्स भूल जाओ, बस ये लिखा प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है, तो ट्रांसवर्स सही है। लेकिन अगर लिखा हुआ हाइगेन्स के अनुसार तो अंधेर तरंग होगा, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ लोग बहुत गलती करते हो, इसलिए बेटा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर देना। हाइगेन्स के अनुसार अंधेर है, लेकिन एक्चुअल सही बात केवल हाइगेन्स में क्या है, केवल ये मुझे प्रकाश तरंग का सही नेचर तो अनुप्रस्थ होगा। किस साइंटिस्ट ने बताया, फ्रेस्नेल यंग ने। किस घटना ने बताया, ध्रुवण ने बताया। तो इस तरीके से अगर याद होता है तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये गारंटी है। इस तरीके से पढ़ोगे बेटा, कभी पेपर में गलती नहीं होगी, ये बात मैं आपसे बार बार समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, आई होप आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और एक तरीके से अगर आप काउंट करेंगे ना बेटा, तो 5 कॉन्सेप्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से कराया है। इतना पढ़ लोगे 25 से 30 क्वेश्चन एक जगह नोट हो जाएंगे। टाइप ऑफ 5 कॉन्सेप्ट से ही हमें 30 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इस तरीके पढ़ोगे कभी गलत नहीं होगा। तो ये समय आ चुका है अब हम कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, उसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा। तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन क्या है, देखिए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु क्या होगा। व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्टेड आई। लेस देन 25 से कम, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर ज्यादा, 25 सेंटीमीटर, या नन ऑफ दीज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक और शेयर करिए, अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिए बेटा। एक बात ध्यान दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक तरीके से सारे वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा आपका ये फर्ज बनता है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और भी कॉन्सेप्ट चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं, तो कम से कम बेटा 10 शेयर आपको जरूर करना है। यही आपकी एक तरीके से हमारे लिए, जो भी आप अच्छा फील करते हैं, थैंक्स वगैरह जो भी लिख के भेजते हैं, अच्छा वीडियो लगता है तो थैंक्स लिख के भेजने के बाद, ये कम से कम अगर 10 शेयर कर रहे हैं आप, तो आपका धन्यवाद, आपका थैंक्स, सब कुछ मेरे तक पहुंच रहा है।
क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा हमारा ये यूट्यूब परिवार होगा, फैमिली होगी, उतने अच्छे वीडियो, उतनी अच्छी लाइव क्लासेस, उतना अच्छा अरेंजमेंट करके हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके बेटा, तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।